नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। निशिकांत दुबे, भारतीय राजनीति का वो नाम, वो चेहरा जब कैमरे पर आए तो मोदी और शाह की ही मुसीबत बढ़ाए। लगता होगा कि मोदी शाह का बहुत काम का ये हथियार है निशिकांत दुबे। लेकिन जब वक्त अच्छा होता है, सत्ता में व्यक्ति होता है, सत्ता और संसाधन उसकी मुट्ठी में कैद होते हैं, तो ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी पुत्र जो बाप का नाम खराब करें, उन पर भी कोई लगाम नहीं कसता है। लेकिन वक्त बुरा होता है तो सबसे पहले घर से बेदखल उन्हीं करता है बाप, और अखबार में छोटे से कॉलम में छपवाता है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने बेदखल कर दिया। कई बार निशिकांत की हालत बिल्कुल ऐसे ही लगती है। अडानी का चैनल है, आप जानते होंगे, एनडीटीवी। लेकिन सिर्फ आप एनडीटीवी को ही जानते होंगे, अडानी ने बहुत भीतर तक पैठ बनानी शुरू कर दी है मीडिया के भीतर। कुछ न्यूज एजेंसियां हैं, एक एएनआई, बहुत वक्त से आप लोग देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, जो कॉपीराइट मारता है, स्ट्राइक मारता है, जो यूट्यूबर्स को, उनकी जुबान को रोकने की कोशिश करता है। एक पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक मतलब विश्वसनीय नाम रहा है। वक्त कहीं किसी को कुछ भी कर दे, लेकिन विश्वसनीय नाम रहा है पीटीआई। और एक तीसरी एजेंसी है आईएएनएस। ये आईएएनएस एजेंसी है, इसको खरीद लिया है अडानी ने। आज नहीं, हो गया, अरसा हो गया, वक्त हो गया। हालांकि न्यूज एजेंसी, इसलिए किसी को पता नहीं चला। ये जो आईएएनएस न्यूज एजेंसी है, आप अभी जाकर के मेरी बात को वेरीफाई करने के लिए, कार्यक्रम देखने के बाद या देखने के साथ साथ आप एक्स पर जाइएगा। एक्स पर आप आईएएनएस डालेंगे तो आईएएनएस का पूरा टाइमलाइन खुल जाएगा उसके हैंडल पर। आप चेक करेंगे तो ये अडानी की एजेंसी डेली निशिकांत दुबे के सामने एक बार माइक लगाती है, क्योंकि अडानी के कैमरे पर निशिकांत दुबे नियमित रूप से राहुल गांधी के साथ बदतमीजी करता है, नियमित बदतमीजी करता है। आप पीटीआई पर चले जाएंगे, निशिकांत दुबे सर्च करेंगे तो आपको बहुत गैप मिलेगा बाइटों में। कभी आपको 15 दिन पुरानी बाइट मिलेगी, फिर 1 महीने पुरानी। लेकिन ये अडानी का कैमरा, ये डेली निशिकांत दुबे, ये होता है ना कि अंदर-अंदर सब मिले हुए हैं। अच्छा, निशिकांत राजनीति से पहले इसी इन्हीं सब के संपर्क में भी रहने वाला व्यक्ति। ये सारा संपर्क अभी क्या है, भाऊ खोलेंगे, भाऊ को ले ही आइए, तब चर्चा आगे बढ़ाएं फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। तो अडानी के कैमरे पर निशिकांत दुबे राहुल गांधी से फिर बदतमीजी किए हैं, लेकिन इस चक्कर में साहेब को और शाह को, दोनों को फंसाया है। अब दुनिया में कोई पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन न्यूज लॉन्चर तो एक सवाल पूछता है। इंडिया वांट्स टू नो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अशोक वानखेड़े एंड आशीष चित्रांशी वांट्स टू नो, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि मोदी किसके एजेंट है। पहली चीज तो ये सवाल। दूसरा, उसी अडानी के कैमरे पर निशिकांत ने कहा है कि राहुल गांधी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाने की कोशिश में है। तो ये शाह को फिर फंसाया है। शाह भी घूम घूम के घुसपैठिया 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 खाली एक चीज जप रहे हैं। भाई बिहार जानना चाहता है, और फिर बिहार में जानना चाहता हो तो हम दोनों तो जानना चाहते हैं कि वो कौन से घुसपैठिए हैं जिनके साथ राहुल सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हमने इतना नाकारा, इतना कमजोर गृह मंत्री चुना है कि वही बिहार में घूम करके खाली भाषणबाजी कर रहा है, जमीन पे कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इससे अच्छा राहुल गांधी को ही बना दिया जाए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इतना कमजोर, इतना नकारा, इतना निकम्मा कैसे व्यक्ति हो सकता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन घुसपैठियों के साथ मिलकर सरकार बना है। आपको हेडलाइन एक दिखा दे, इनको दिखा तो नहीं सकते इनकी बाइट वगैरह हम, लेकिन हम बताएंगे जुबानी और उसी पर चर्चा कर लेंगे। बीजेपी सांसद बोले राहुल गांधी बूढ़े हो गए हैं, शादी नहीं की, इसका मतलब नहीं कि जवान ही रहेंगे। जब संपत्ति नहीं तो विदेश क्यों जाते हैं, जब संपत्ति नहीं तो विदेश क्यों जाते हैं, अभी सब बताएंगे भाव। भैया दिखा दीजिए थोड़ा भीतर की खबर,
थोड़ा पढ़ दें डिटेल में, फिर एक एक पॉइंट पे आएंगे कि बिना संपत्ति नहीं तो विदेश क्यों जाते हैं, शादी नहीं हुई है, बूढ़े हो गए हैं, घुसपैठियों के साथ सरकार बनाएंगे, सब समझेंगे। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पूछा, जब आपका परिवार कहता है कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, तो सारा पैसा कहां से आ रहा है? आप कोलंबिया या कंबोडिया क्यों जा रहे हैं? किस वजह से? आपके परिवार की इटली में क्या संपत्ति है? हर चीज की जांच होगी। निशिकांत ने कहा, जब आपका परिवार कहता है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं, तो सारा पैसा कहां से आ रहा है? आप कंबोडिया और कोलंबिया कैसे जा रहे हैं? परिवार की इटली में क्या संपत्ति है? हर चीज की जांच होगी। चलिए नेक्स्ट आइए। अब तो मैं सोच रहा था ये पढ़ते समय कि मोदी जी का नख से सिख तक का अगर एक बार उनका पूरे बॉडी का एसेट इवेल्युएट कर लिया जाए तो जांच हो जाएगी, तो सब उतारना उतारना न पड़ जाए, ये दिक्कत है कि कहां से आई, उनके पास तो वैसे ही कुछ नहीं, फकीर है बेचारा। निशिकांत बोले, राहुल के पास पैसा कहां से आ रहा है? राहुल गांधी की शादी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो युवा है। मेरी और राहुल की उम्र बराबर है, मेरे 2 बेटे हैं, उस शादी की उम्र के हैं। हो सकता है अगले साल मैं उनकी शादी कर दूं, इसका मतलब वे बूढ़े हो गए हैं। अब आपके परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं, तो आप पैसा कहां से ला रहे हैं? एक के बाद घूम घूम के कंबोडिया वियतनाम क्यों जा रहे हैं? इसकी जांच होगी। क्या जेनजी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी उम्र 55-56 साल हो गई है? मेरी भी उतनी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। शादी ना होने का मतलब ये नहीं कि जवान है। जेनजी जब आएगा तो तुमको खदेड़ेगा। नेक्स्ट। और है कितने हैं? हाँ और है। हाँ ये सवाल भी है, एजेंट वाला, ये भी समझना है। निशिकांत दुबे ने 17 अक्टूबर को कहा था कि राजीव गांधी स्वीडिश सैन्य कंपनी में एजेंट थे। ये एजेंट थे स्वीडिश कंपनी में, और इसके पीछे वो दस्तावेज वगैरह शेयर करते हैं और अक्सर बताते हैं कि वो विदेश में रहते थे, पढ़ते थे, तो वहां से दुनिया भर का। हालांकि इनके दस्तावेज मैं 2-3 कार्यक्रम कर चुका, इसके बाद छोड़ दिया इन पर कार्यक्रम करना। इनके दस्तावेजों की जब जब हमने पड़ताल की है, वो फेक निकले हैं, फर्जी निकले हैं। जब जब पड़ताल की तो वो फर्जी निकले हैं, हटा दीजिए। भाऊ, कहां से पैसा आता है? राहुल गांधी विदेश जाते हैं, कंबोडिया, कोलंबिया, वियतनाम। देखिए आशीष जी, सबसे पहले अ, मुझे लगता है कि कई बार अडानी जी इनडायरेक्टली आने वाले जो बदलाव है देश में, जो राजनीतिक बदलाव दिख रहा है, तो इनडायरेक्टली अडानी कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस की मदद करने के लिए तो आगे नहीं आ रहे हैं। एक दरवाजा ओपन करने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब जब ऊपर और बददिमाग आदमी कहता हूं, क्योंकि दिमाग से बात करने वाला आदमी ऐसा कभी नहीं कोई बात करेगा जिसमें खुद अपनी पार्टी फंस जाएगी, अपने बड़े नेता फंस जाएंगे। या निशिकांत दुबे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए बार बार अमित शाह, संघ, मोदी इनकी किरकिरी करवाता है कि मेरे को चुप करवाओ, मंत्री बनवाओ। ये कुछ 2-4 चीजें मुझे लगती है, क्योंकि कोई भी आदमी, देखिए अभी एक कार्यक्रम ने हमने उसको दिखाया था, वो एक्टर तिवारी को, जो भोजपुरी एक्टर है ना। आशीष जी, एक कार्यक्रम ने उन्हें हाथ जोड़ लिए, बोले इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे भाई, नहीं पूरे बाकी चीजों पे बात करेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए मुझे। देखिए वो आदमी फिर भी जानता है कि इस पे बात करूंगा तो मेरी पार्टी फंसेगी, मेरे नेता फंसेंगे, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, इसलिए इस पे बात ही नहीं करूंगा भाई, दूसरी किसी बात करते, आप चाहे बुरा माने। लेकिन कोई लोग बार बार पार्टी की बेइज्जती करवाते हैं, बार बार पार्टी को कहना पड़ता है कि हमारा इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, बार बार पार्टी को ऐसा करना पड़ता है। ये आदमी ने कैसा बुरी तरह से फंसा दिया। अब सबसे पहले राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं? ठीक है, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, आपका क्या जाता है? राहुल गांधी किसके पैसे से जाते हैं? तो इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है। राहुल गांधी जाते हैं विदेश में तो रात को भाग के जाते हैं, नेपाल के रास्ते जाते हैं। राहुल गांधी जाते हैं डंकी की चोट पे जाते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में उनके पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, सांसद होने के नाते सरकार के पास सारी जानकारी है, किस फ्लाइट से गए, कौन सा टिकट खरीदा, वहां कहां रह रहे, ये जानकारी सरकार के पास होती है। तो राहुल गांधी का इनकम टैक्स कितना है, राहुल गांधी इनकम कितनी है, और राहुल गांधी किसी और के पैसे से जा रहे होंगे तो तुरंत हो जाता है। 50,000 रुपए से ज्यादा कोई अव्यवहार मिल गया तो ईडी पहुंच जाती है। यदि इस देश का इनकम टैक्स इतना नाकारा है
तो वित्त मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ईडी इतनी नाकारा है कि वो राहुल गांधी बिना पैसे के किसी और के पैसे से खेल रहे हैं वहां पे जाके, और ईडी नहीं पकड़ पा रही है, तो गृह मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। लेकिन ऐसा सवाल मैं भी पूछ सकता हूं, यदि मैंने अब एक बार कर लिया कि सुबह उठ के थोड़ा सा गोबर वगैरह खा लिया और थोड़ा बददिमाग हो गया मैं, तो मैं भी ये सवाल पूछता हूं कि भाई नरेंद्र मोदी जब किसी पद पे नहीं थे, कुछ नहीं। तब तब पूरा अमेरिका घूमा है। उन्होंने एक हम्म, जगह कहा है, उन्हीं के, देखिए मोदी जी का ही वक्तव्य है हम्म, कि मैं तो अमेरिका के सारे राज्य घुम आया हूं। हाँ, हाँ, हम्म, कौन अमेरिका को लेके गया था? किसके पैसे थे? हम्म, ये तो सवाल हमने नहीं पूछा, हम्म, क्योंकि तब भी इनकम टैक्स होगी। नरेंद्र मोदी इतने बड़े भी नहीं हुए होंगे, तो भी जाते हैं तो इमिग्रेशन से जाते हैं, आते हैं। टिकट किसी ने स्पॉन्सर की होगी, कई मित्र। बस जब वो इतने लाखों रुपए का सूट जिसमें मोदी मोदी लिखा रहता है, करोड़ों रुपए का सूट कोई गिफ्ट कर सकता है, तो हो सकता है किसी ने टिकट गिफ्ट कर दी हो। हमने तो नहीं पूछा कि वो पैसा कहां से लाते हैं। जब तक वो जायज तरीके से पासपोर्ट पे जा रहे हैं, पासपोर्ट पे आ रहे हैं, वहां का स्टे बता रहे हैं, पासपोर्ट पे एंट्री होती है जाते समय आते समय, ताकि आप विदेश में कितने दिन रह गए ये भी पता पड़ता है। हम्म, आपको इमिग्रेशन फॉर्म में लिख के देना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं जाते समय, आते समय कहां से आ रहे हैं। तो हमने तो नहीं कहा कि मोदी जी कहां से आ रहे हैं भाई, मोदी जी के पास पैसा कहां से आ रहा है। कई लोग विदेश जाते हैं, ये जरूरी तो कि टैक्स पेयर्स के पैसे से विदेश जाना है। जैसे दुबे जी गए थे, 31 देश जाके आए थे हम लोगों के पैसे से, ये बताने कि पाकिस्तान बुरा है, और वापस आ गए बिना कुछ, खाली हाथ रिटर्न आ गए। भाई आप कारपोरेट सेक्टर के लिए भी काम करते थे, वो लीगल है हमारे देश में, इलीगल थोड़ी है। हम्म, अब हिंदी भाषा ऐसी है कि जिसमें नई शब्द उसके लिए, कारपोरेट अफेयर जिसको कहते हैं, लाइजनिंग वगैरह जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सुनने में बड़ा रहता है, हिंदी में उसको दलाली कहते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन दलाल ये सरनेम भी है हमारे यहाँ, बुरा भी नहीं है। हम्म, अड़त, दलाली, ये हमारे यहाँ व्यापार में रेगुलर शब्द है। हम्म, अब कोई सत्ता की दलाली करे उसके लिए लोग गाली देते हैं, तो हमने तो ये नहीं कहा कि ये कोई सत्ता की दलाली कर रहे थे। कारपोरेट अफेयर्स लाइजनिंग वगैरह कर रहे थे, ठीक है। इनने अपनी इतनी बड़ी शादी का सालगिरह मनाई, हम्म, और वहां कव्वाली की बढ़िया तालियां बजी, कश्मीर में इतने महंगे रिसोर्ट में। हमने तो नहीं पूछा कहां से पैसे आए। वो जो हॉस्पिटल वाला मामला हो गया जिसमें एफआईआर हो गई, जो हम्म, आरोप है कि इन्होंने उसको जिम लिया, हम्म, हमने तो नहीं पूछा उसमें इन्वेस्टमेंट कहां से आया, क्योंकि इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। हमने गलत भी रिटर्न भरा तो उधर से नोटिस आता है कि ये समझ में नहीं आया आपका, वानखड़े जी इसको ठीक करो। आप भी भरते इनकम टैक्स, हम भी भरते हैं। आपने गाड़ी खरीदी, मैंने गाड़ी खरीदी होगी, तो वो भी इनकम टैक्स में आता है। बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है वो भी इनकम टैक्स में पता पड़ता है। तो कौन विदेश गया, ये पैसा कहां से आया, ये आदमी सवाल पूछ रहा है। इसने अपने वित्त मंत्री पे, इसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, ईडी पे, इसने अपने यहाँ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पे, इसने यहाँ अपने गृह मंत्रालय पे, इसने पूरे सरकार पे सवाल उठा दिया। 56 इंच के सीने पे सवाल उठा दिया कि आदमी कहां कहां से पैसा जुगाड़ कर करके, नंबर 2 के पैसे से ही होगा ना, जब इनको पता ही नहीं है। तो 2014 से लेके आज तक, चलो अटल जी की सरकार तो ये मानते ही नहीं सरकार है, अटल जी से तो नहीं, बिल्कुल अपना ये कर लिया। अटल जी की भी सरकार रही, तब भी विदेश गए होंगे, तब भी नहीं ढूंढ पाए। इन्होंने अपनी सरकार पे सवाल उठाया। आप मुझे बताओ, बिहार की जनता यदि सुन रही होगी तो ऐसे नाकारा सरकार केंद्र से आके आपको बताती है कि भाई बिहार में हम लोग साथ करेंगे, ये राहुल जैसे अदने से आदमी, जिसको पप्पू कहते हो आप लोग सब, वो विदेश जाके आता है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, शर्मसार बात है। दूसरी बात, ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि इतनी एसआईआर होने के बाद
गहन पुनर्निरीक्षण, इतनी गहनता में जाके भी उन्होंने काम करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय में अफिडेविट देने के बाद कि हमने सब निकाल दिए हैं। अब कौन से घुसपैठिए हैं जिनके भरोसे राहुल गांधी सरकार बना रहे हैं? यदि अभी भी घुसपैठिए बचे हैं, तो आपने सही कहा, अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 10 साल से तो वही गृह मंत्री है, सीमाओं पे तो उन्हीं के अंडर आती हैं। ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को हम क्या करें कि इतनी चुनाव आयोग, इतनी पुलिस, इतनी सुप्रीम कोर्ट के अफिडेविट्स, और ये सबके बावजूद भी घुसपैठिए ही सरकार बना रहे हैं। और जो घुसपैठिए निकाल दिए हैं, उनके भरोसे लोकसभा में यही बीजेपी की जीत के आई, ये भी ध्यान रखिए आप। एनडीए जो जीत के आई लोकसभा में चुनाव, वो इन्हीं घुसपैठियों के भरोसे जीत के आई। तो फिर घुसपैठिए किसके? राहुल गांधी के कि एनडीए के? घुसपैठिए किसको मतदान कर रहे हैं? ये घुसपैठिए बड़ा शब्द अलग हो गया अभी। अभी घुसपैठियों के मायने सिर्फ बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल नहीं है। घुसपैठियों के मामले बिहार में घुसपैठिया यूपी का भी है, हरियाणा का भी है। हरियाणा में घुसपैठिया यूपी का भी है, यूपी में घुसपैठिया हरियाणा का भी है। ब्राजील का भी है भाऊ, यहाँ कहाँ आप ब्राजील, छोड़ हाँ, रहे या तो ब्राजील का घुसपैठिया लाता है ये लोग, क्योंकि ब्राजील शायद, ये मुझे मालूम नहीं 31 देशों में शायद ये ब्राजील में गए कि नहीं गए, वहां कोई अंडरस्टैंडिंग साइन करके आए होंगे कि आपके यहाँ के मॉडल वॉडल की फोटो हम यूज कर लेंगे, तो आप वहां ये तो मोदी जी शायद गए थे, से मोदी इनके जी गए, ग्रुप तो हो सकता है तो एग्रीमेंट वगैरह करके आए होंगे। तो ये घुसपैठिए बोल बोल के घुसपैठिए अभी भी है, इसका मतलब एसआईआर फेल है। निशिकांत दुबे ने यहाँ चिल्लाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, मेरे बाप ये एसआईआर बंद करो। एसआईआर के बाद भी घुसपैठिए है वहां पे, और ये सरकार उनके बदौलत बन रही है। ये आशीष क्या है, इनको लगता है कि फर्स्ट फेज का 65% का जो करंट लगा, 65% का जो झटका लगा, और इनको लगता है कि यदि ये हमारे हाथ से सरकार जा रही है, तो इसको घुसपैठियों की सरकार सिक्का लगा दो अभी से, पहले से ही। ये एक उसका उसका एक ये क्योंकि ये देखो, निशिकांत दुबे बहुत, भाई यदि आप मनुस्मृति, क्योंकि ये संविधान वगैरह तो कोई लेना देना नहीं है, मनुस्मृति के सही काम करते हैं लोग, तो ये मस्तिष्क से पैदा हुए लोग हैं, निशिकांत हाँ। दुबे वगैरह। तो ये जो मस्तिष्क से पैदा हुए वो लोग हैं, तो ये थोड़ी इंटेलिजेंट माने जाते हैं। तो ये आगे की बहुत लंबे की पोजीशन लेके काम करते हैं। तो हो सकता है कि सरकार जाएगी, और सरकार जाएगी तो हम ये थोड़ी कह सकते कि हमारी विफलता से गई, मोदी जी, अमित शाह के विफलता से गई, या नीतीश कुमार की विफलता से गई। ये बोलेंगे सरकार तो हमारी ही आनी थी। ये घुसपैठिए थे, ये घुसपैठिए थे जिसके वजह से ये सरकार आई। इसलिए घुसपैठियों के एंगल को अब ये तवज्जो देकर चुनाव आयोग से लेकर अमित शाह सबके ऊपर नींबू निचोड़ रहा है ये आदमी। अब आइए शादी पे। राहुल गांधी, ये जो गांधी, तो ये इंदिरा जी ने जब, फिरोज गांधी पारसी थे, मुसलमान नहीं थे, पारसी से शादी करने के बाद, और उनका नाम गांधी, महात्मा गांधी से वो मिले, उसके पहले से गांधी नाम था। ये गुजरात में गांधी पारसियों का भी नाम होता है, गुजरातियों का भी नाम होता है। जैसा वानखड़े आजकल मुसलमानों में भी होने लगे हैं और हिंदुओं में भी होने लगे हैं। तो इसके पहले वो नेहरू थे, और नेहरू ओरिजिनली कौल थे। यदि आप इनकी पूरी हिस्ट्री हाँ। थोड़ी पीछे चले जाए, ठीक है, शायद कौल में, नेहरू में, गांधी में अपने बहन से शादी करने का चलन नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। इसलिए भी राहुल गांधी ने, नहीं तो दुबे जी के यहाँ तो है, निशिकांत दुबे जी के यहाँ तो वो बहन से शादी करने का चलन है, दुबे जी के यहाँ। तो इसलिए भी राहुल गांधी ने शादी नहीं की। अच्छा, राहुल गांधी ने कम से कम शादी ही नहीं की, तो राहुल गांधी ने ये तो बता दिया कि मैं शादी नहीं की। जो शादी करके भाग गया है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उसको क्या कहोगे आप? वो तो इससे बड़ा घनघोर है। शादी न करने वाले से घनघोर वो है
जो शादी करके छोड़ के भागा हो। पॉइंट हाँ नंबर 2, संघ का पूरा इतिहास है न शादी करने वाले लोगों का। हाँ, मोहन भागवत से सवाल करना चाहिए निशिकांत को। तो भाई ये सारे सवाल, शादी न करना हम्म, ये युवा होने का लक्षण ही नहीं है। हम्म, हम्म, ये किसने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं युवाओं की धड़कन हूं? किसी ने नहीं कहा भाई। राहुल गांधी किसी भाषण में सुना आपने? हम्म, यदि राहुल गांधी की उम्र निशिकांत दुबे के साथ ये इतनी है और निशिकांत दुबे अपने आप को बुढ़ाऊ समझता है, ये निशिकांत दुबे का दिमाग की प्रॉब्लम है। हम्म, ठीक है, उनके यहां तो अभी जो भास्कर ने सीरीज छापी है लड़कियों की, हम्म, महिला की, हम्म, तो मैंने सुना कि कई लोग राहुल गांधी की उम्र के डबल, जिन मतलब राहुल गांधी की उम्र के 1.5 गुना जिसकी उम्र है वो भी लोग, हाँ वो नाम है उधर डायरी में, हाँ, ऐसा सुना मैंने। हम्म, 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 और राहुल गांधी जेन जी नहीं बोल सकते, ऐसा बोल के इन्होंने मोहन भागवत के भी मुंह पे कालिक पोत दी है। हम्म, मोहन भागवत ने भी तो जैन जी का जिक्र किया है ना। हाँ, जैन जी का जिक्र तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो 75 साल हो गए। हाँ, डोभाल डोभाल की उम्र हो गई डोभाल ने कितनी? किया, जो 70 पे हो गए। तो जैन जी का जिक्र बूढ़ा नहीं कर सकता, ये किसने कहा? हम्म, और यदि बूढ़ा होके बोलना गलत है तो भाई फिर मोदी जी को तो कब का रिटायर्ड हो जाना चाहिए था। हम्म, मोहन भागवत जबरिया थोप रहे अपने आप को। कहीं ये राहुल गांधी की उम्र से नरेंद्र मोदी भी तो निशाना नहीं साध रहे हैं कि अमित शाह के हम्म, लिए जगह खाली करो? हाँ, नहीं भाई, देखिए अर्थ हम तो विश्लेषित करेंगे आशीष जी, हम्म, हम तो कई एंगल निकालेंगे, हम्म, क्योंकि उम्र का और जैन जी का कोई संबंध नहीं है। आप महिलाओं से वोट मांगते, इसके लिए आप महिला नहीं होना पड़ता, हाँ हाँ, पुरुष होके भी अरे महिलाओं के वोट मांग सकते हैं। इन्हीं वृद्ध अटल होके, वृद्ध होके भी जवान जवान में। अब अटल जी की तो शादी ही नहीं हुई थी भैया। हाँ, घुटने कटोरी बतला गई, सोचिए घुटने की कटोरी बदल घुटने गई, की शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई उनकी। जब अटल जी ने शादी नहीं की और अटल जी प्रधानमंत्री भी बने और अटल जी युवाओं को भाषण भी देते थे और अटल जी के फॉलोअर में सबसे ज्यादा युवा होते थे, हम्म, हम्म, क्योंकि अटल जी कवि हृदय इंसान थे और कवि का हृदय हमेशा जवान रहता है। तो अटल जी का एक केस है आपके पास, प्रधानमंत्री जी का एक केस है कि जिनकी शादी हुई लेकिन वो अविवाहित है। हम्म। मोहन भागवत जी अच्छा, का केस है जिनके यहाँ परंपरा ही है शादी न करने की, हाँ, संघ में, मतलब ज्यादातर। तो शादी न करना कौन सा पाप है? और यदि वो पाप है तो इन पापियों के साथ आप क्या कर रहे हो निशिकांत जी? अच्छा, राजीव गांधी एजेंट थे, ये बड़ा मतलब ये हाँ बेसिकली ये बात, गांधी परिवार के बारे में नहीं बहुत जानकारी है फिर इनके नहीं पास। फिर नहीं, इनको बहुत ज्यादा जानकारी है। मतलब इनकी जानकारी भी, मतलब इनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बहन बहन भाई सब आपस में शादी करते हैं, तो बिल्कुल छोटा कुनबा है निशिकांत दुबे जी का, वो छोड़ दीजिए। अब ये बोलते हैं कि राहुल गांधी एजेंट थे। राहुल गांधी एजेंट थे तो 2014 से लेकर 2025 तक हम्म, ये सरकार झक मार रही थी क्या? हम्म, हम्म, जो बात निशिकांत दुबे को पता है, यदि वो बात नरेंद्र मोदी को भी पता नहीं और अमित शाह को भी पता नहीं, और ये बात रिकॉर्ड पर लाकर यदि वो तमाम चीजें सरकार अपने तरफ से, राहुल गांधी एजेंट थे, राहुल गांधी ने दलाली खाई थी, ये सारी बात होगी, तो राहुल गांधी को दिए हुए तमाम राष्ट्रीय जितने भी सम्मान है वो वापस लेने चाहिए, हम्म, बिल्कुल लेने चाहिए। यदि उनको भारत रत्न दिया गया होगा, यदि उनको कोई पद्मश्री दिया होगा, जो भी कोई अवार्ड दिए होंगे, इस अवार्ड का अवमानना है वो वापस लेने चाहिए। हम्म, अरे बोफोर्स में अटल जी की सरकार कुछ नहीं निकाल पाई, इनकी सरकार कुछ नहीं निकाल पाई, सिर्फ डंडा पीटते हैं लोग। 2G 4G कोल स्कैम, जिसका भूत नचा नचा के 2014 में चुनाव जीते, आज 10 साल हो गए, उसके ऊपर कोई किसी को नहीं। कोल स्कैम में हम्म, पहला जो किसी को सजा हुई है
वो दिलीप रे को है जो अटल जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, बताइए आप। हम्म, हम्म, दुबे जी को यदि इतना सारा मालूम है तो दुबे जी ये बताए कि दुबे जी को ये इंफॉर्मेशन किसने दी, हम्म, दुबे जी किसके लिए काम करते हैं, दुबे जी किसके लिए काम करते हैं। और यदि देश के लिए काम करते हैं और दुबे जी ने इंफॉर्मेशन लाने के बाद यदि उनकी सुनवाई नहीं होती ऐसे पार्टी में, हम्म, तो दुबे जी अपने पार्टी, आपके खुद के पार्टी में आपकी औकात नहीं तो क्यों जनता को जबरदस्ती अपनी बात थमवा रहे हो अडानी जी के कंधे पे बैठ बैठ के। क्योंकि हम्म, गौतम अडानी को और उसके सारे जितने भी कारपोरेट व्यभिचार जिसको मैं करता हूँ, हम्म, कारपोरेट व्यभिचार को जब राहुल गांधी बाहर लाते हैं तो इन्होंने राहुल गांधी के तमाम आरोपों का उत्तर देने के लिए निशिकांत दुबे को सामने किया, जो कहता है कि राजीव गांधी भी एजेंट था और विदेश जाना और यही एजेंसी है। तो आज एक सवाल है आशीष, और ये बात जिनने कही वो इंसान आज भी जीवित है और डंके की चोट पे कैमरे पे बोलने को तैयार है। हाँ, उनका नाम आदरणीय शरद चंद्र पवार है, हम्म, जिनको मोदी जी भी गुरु मानते हैं। हम्म, शरद पवार जी ने सुनाया हुआ ये किस्सा है, मैं यथातथ बता देता हूं। शरद जी यदि इस किस्से को झूठा बोल देंगे तो मैं राज पत्रकारिता से संन्यास ले लूंगा। हम्म, पवार साहब ने मुझे कहा कि एक इजराइल डेलीगेशन इजराइल जा रहा था हम्म, मुख्यमंत्रियों का, एग्रीकल्चर को वगैरह स्टडी करने के लिए। मोदी जी मेरे पास आए और मोदी जी अक्सर आके मेरे पास बैठते थे कि केंद्र में इस डिपार्टमेंट में मेरे काम नहीं हो रहे, और मैं मदद करता था कि मुझे लगा कि चलो एक मुख्यमंत्री है आता है। और ये तो सभी राजनीतिक दलों को सहारा देने का काम तो शरद पवार कई सालों से करते आ रहे हैं, उनकी वो रणनीति रही है हमेशा। हम्म, आज भी शरद पवार के दाएं हाथ को मालूम नहीं बायां हाथ किधर है, हम्म, शरद जी की ऐसी स्थिति है बिल्कुल। और वही पॉलिटिक्स है आज के डेट में। तो उन्होंने कहा कि भाई ये डेलीगेशन सरकार तय करता है, इस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने नहीं लोग सिलेक्ट किए, ये कोई क्रिकेट टीम नहीं है ना। तो आजकल तो क्रिकेट टीम भी मैंने सुना कि अध्यक्ष ही तय करते हैं, हम्म, उस जमाने में तो कप्तान तय कर, ऐसा सुना भाई मैंने। हम तो क्रिकेट खेलते नहीं आशीष जी, आपको जरा ज्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, हम्म, क्योंकि क्रिकेट और राजनीति एक ही हो गया, इसलिए मैं अभी आपको बता हम्म, रहा हूँ। आप ही के उत्तर प्रदेश के भी ऐसे ही एक निशिकांत दुबे का ही सुधारित आवृत्ति जो है कांग्रेस में, वही आज हम्म, क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम कर काम चल रहा है उनका। तो हम्म, उन्होंने जब कहा कि नहीं नहीं मैं आना चाहता हूँ साहब कैसा भी करके, तो शरद जी ने कहा कि देखते हैं। शरद पवार जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से जब कोई मुलाकात हुई किसी इशू को लेके, तब उन्होंने कहा कि अरे वो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी आना चाहते हैं डेलीगेशन में। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि बिल्कुल इंक्लूड करिए, इट विल गिव अ गुड मैसेज कि यहाँ पे विपक्ष के लोग भी साथ में जा रहे हैं, यदि वो इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में तो ले जाइए। उनको हम्म, इंक्लूड हो गया। अब साहब वो चले गए वहां पे। अब पूरे प्लेन में क्या हुआ ये तो मैं जिक्र नहीं करता, क्योंकि कुछ बातें पर्सनल भी होती हैं। और हम्म, जब वो चले गए वहां पे और जब वापस आने का टाइम हो गया, तो इन्होंने कहा मैं यहाँ रहूंगा। तो शरद जी ने कहा अरे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ये गवर्नमेंट का डेलीगेशन है, डेलीगेशन हाँ, जाता है, डेलीगेशन वापस आता है, फिर आपको जाना हम्म, है तो आप इजराइल में रहिए। तो उनने कहा कि नहीं मैं तो, मुझे तो यहाँ काम है। और वो ही लेफ्ट द होटल। अब एम्बेसी सर पे हाथ रखे क्या करे कैसा करे। अब भाई आप किसी मेहमान के यहाँ गए हो, उनने बुलाया आपको, और वहां जाके आप थोड़ी बोल सकते हो कि यार मेरा एक बेटा ना 15 दिन और रहेगा आपके घर। हम्म, इट वॉज वेरी एम्बेरेसिंग पोजिशन। इसी बीच उधर से ही मैसेज आ गया कि वन ऑफ योर चीफ मिनिस्टर डेलीगेट वांट टू स्टे फॉर सम मोर टाइम, वी हैव अलाउड हिम टू स्टे। तो शरद जी को कहा लगा कि चलो भाई बैक करिए, वो वापस आ गए। वापस आने के बाद ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि पता नहीं, अब वो बोले, हमने कहा उनको मना किया कि नहीं रख सकते, लेकिन वो गायब भी हो गए तो हम क्या कर सकते हैं। 15 दिन के बाद मोदी जी आए। उसी तर्ज पे सवाल पूछता हूँ, 15 दिन मोदी जी किसकी एजेंसी लेने का काम कर रहे थे, कौन सी एजेंसी ढूंढ रहे थे जिसके एजेंट बनना चाहते हैं वो, सवाल है मेरा। क्या मोसाद से कोई बात हुई थी,
क्या वही रिलेशन है जिसकी वजह से पेगासस मिलता है भारत को? वही कारण है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की नीति एक होते हुए भी आप इज़राइल के प्रति ज़्यादा झुकाव रखते हैं। लेकिन फिर भी हम ये सवाल नहीं पूछते। क्योंकि पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सरकार ने बोल दिया कि हमने खरीदा है पेगासस, अब इसमें भी और क्या ज़्यादा करना है? उनकी मोसाद के बारे में कई तरह की भ्रांतियां फैली रहती है, तो एक भ्रांति ये भी है कि भाई मोसाद विशेष कवर देता है प्रधानमंत्री को। देता होगा, अच्छी बात है। भाई प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे, हम भी चाहते हैं। महात्मा गांधी के शिष्य है, भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहीं गड़बड़। कोई भी हो, सुरक्षित रहे प्रधानमंत्री। कोई बाहर की बड़ी एजेंसी भी सुरक्षा करती है तो थोड़ा-सा आराम से एक सुकून है कि भई हमारे प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा पुख्ता सुरक्षा में है। ये सवाल पूछे जाएँगे। ये सवाल इसलिए पूछे जाएँगे कि निशिकांत दुबे ने गलत जगह उँगली रखी है। हाँ। नहीं, जो उन्होंने कहा वो डॉक्यूमेंट दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोसिक्यूट करे। राजीव गांधी का दिया हुआ भारत रत्न वापस ले, डिमांड करते हैं हम। शहरी हूं, भारतीय हूं, टैक्स देता हूं। साथ में ये भी फिर सभी नेताओं की, सभी प्रधानमंत्रियों की जांच हो। एक चीज जो आपने मोसाद इजराइल सब बता दिया, उसमें एक चीज एडिशन और हो जाए कि अमेरिका के सारे स्टेट्स में मोदी उस दौर में किसके पैसे से गए, भाव ने कहा। हाँ। लेकिन फिर भी मैं साफ कर दूं कि उस दौर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज जैसा नहीं था। 100 में एक आध आदमी रिटर्न फाइल करते थे। 90s में बहुत, आज से बहुत अलग था। तो इनकम टैक्स नहीं, मोदी खुद बताते हैं तब मेरे पास खाने का पैसा नहीं था, मैं मांग मांग के खाता, मैं तो भिक्षा मांग के खाता था। मोदी का बताया हुआ है, मैं तो नहीं बता रहा। भिक्षा मांग के टिकट भिक्षा में कौन देता था? अमेरिका के सारे स्टेट्स कौन घुमवाया? अब तो बताना पड़ेगा भाई किसके एजेंट, कहां पर। एक भिखारी को, रेड लाइट के भिखारी को आप पूछिए, या कोई भिक्षावृत्ति का, आज भी ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे आपको जो वही जो कर्म जो लिखा है हमारे पुराणों में कि भिक्षावृत्ति करके खाना, ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे। वो धोती पहन कर कई और जगह बस गांव में सुबह-सुबह धोती पहन के वो लोग आता है, बाकायदा ओम भिक्षाम देहि। भिक्षा, हाँ? तो और लोग कभी देते हैं, लोग आज भी उनमें देते हैं, इज्जत उनमें से से देते कोई हैं। एक उनमें से कोई एक को निशिकांत दुबे ढूंढ लाए कि ये भिक्षा मांग के खाते हैं और अमेरिका के 24 स्टेट में, 26 स्टेट में घूमे हैं, कोई एक ढूंढ लाओ। वो तो बेचारे अपना गांव छोड़ के शहर कभी नहीं आते हैं, वो शहर कभी नहीं देखते हैं। निशिकांत दुबे ने किसको ऑब्लाइज किया जीवन में जो अमेरिका के टूर करवाए, यही बताए हम्म हम्म कि भाई बाकी देखिए, लेकिन मैंने कई भिखारियों को अमेरिका का टूर करवाया। हाँ बताए हाँ दो हाँ। चार नाम। क्योंकि आप जिस फील्ड में आते हैं वहां तो सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग कहाँ है? हम्म आउटगोइंग तो फिर आपके दोनों बेटों की शादी होगी, उसमें दिखेगा। उसमें देखो। आउटगोइंग तो आपकी मैरिज एनिवर्सरी जो बनी है जम्मू कश्मीर में, जहां पहलगाम में आम आदमी असुरक्षित था, हम्म भोजन करके परोसा गया आतंकियों के सामने, कोई सुरक्षा नहीं वहां पे। और आपके वहां पे बिल्कुल सुरक्षा चौक बंद सब, क्योंकि हिज हाइनेस की मैरिज एनिवर्सरी हो रही है। घुसपैठी कव्वाली गा रहे थे, कौन कव्वाली गा रहा था अंदर, कौन सा घुसपैठी था, कौन से देश का था, वो भी चेक करना पड़ेगा ना आशीष। हम्म उर्दू बोला तो घुसपैठी, मुसलमान बोला तो घुसपैठी। हम्म। जो कव्वाली का गायन हो रहा था अंदर, वो कौन घुसपैठिया था? ये घुसपैठियों की कव्वाली चल जाती है। ये सारे सवाल पूछने पड़ेंगे ना, और ये सवाल हमारे दिमाग में आते भी नहीं थे। थैंक्स टू निशिकांत दुबे कि उसने हमको ये भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए सोचेंगे कभी तो कभी पूछेंगे। कभी 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 गोबर खाने वाले को जवाब देने के लिए थोड़ा गोबर खाना पड़ता है आशीष, क्या करें? चलिए, इनको इनकी किस्मत पर, इनके हाल पर छोड़ते हैं। हम इजाजत लेते हैं क्योंकि और भी कुछ खबरें हैं वो भी आप तक लानी है। तो धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।